एपिसोड की शुरुआत फिर से उसी दिन से होती है जिस दिन फॉर्चून बैंक में रॉबरी हुई थी, यानी कि नवंबर 26 को। जहां एक तरफ डिंची बैंक रॉबरी बचा रहा था, वहीं शहर की दूसरी ओर हम शेरोंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो किसी बिजी स्ट्रीट पे चल रहा होता है और एक डिलीवरी बॉय अचानक उसके सामने आ जाता है और 1-2 सेकंड के डिले के बाद शेरोंग अपने रास्ते फिर से चलते बनता है। इतने में ही उसके ऊपर एक बड़ा सा बिलबोर्ड साइन गिर जाता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। अब हम डिंची को देखते हैं, जिसका बॉस डुएन उसे इस केस के बारे में बताता है और कहता है कि शेरोंग की बेटी टेंगशिंग का कहना है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक मर्डर था। डिंची और डुएन उससे मिलने चले जाते हैं, जो बताती है उसके डैड ने मरने से पहले उसे बताया था कि उनको शक है कोई उनका मर्डर करने वाला है। इसी तरह से पिछले महीने शेरोंग की कलीग हानसोंग की भी मौत हुई थी, जिसके बाद शेरोंग ने अपनी बेटी को सेम चीज कही थी कि हानसोंग को किसी ने मरवाया है। वो बताती है कि शेरोंग और हानसोंग दोनों शहर की सबसे बड़ी कंपनी मोमा बायोटेक्नोलॉजी के चीफ साइंटिस्ट थे। ये सुनकर डिंची को याद आता है कि लैन भी वही काम करती है। लैन वो सेम लड़की होती है जिसे हमने पहले एपिसोड में डिंची को मैसेज करते हुए देखा था। फिर डिंची और डुएन क्राइम सीन पे जाते हैं, जहाँ डिंची गिरे हुए बिलबोर्ड को इंस्पेक्ट करता है और उसके बाद हानसोंग के क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहां वो डिवीजन 1 के ऑफिसर से मिलता है जिन्होंने वो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट करके उसे एक्सीडेंट बताया था। उनसे उसे उस क्राइम सीन की एक वीडियो फुटेज मिलती है जिसमें हानसोंग अपनी डेली रन के दौरान एक ब्रेक लेता है और पास की रेलिंग पर हाथ रखता है, जिसके बाद वो इलेक्ट्रोक्यूट होकर वहीं पर गिर जाता है और उनकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस रेलिंग पर एक इलेक्ट्रिक वायर डैमेज हो रखी थी। कुछ ही देर बाद एक इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर पहुँचता है और हानसोंग को गिरा देख वहाँ से भाग जाता है। डिंची को पता चलता है ये इंसिडेंट पिछले महीने यानी अक्टूबर 25 को हुआ था और शेरोंग वाला इंसिडेंट नवंबर 26 को हुआ था और दोनों ही दिन लूप डेज थे, जो कि उसको टेंशन में डाल देते हैं कि कहीं उसी की तरह और कोई भी टाइम ट्रेवल करके ये मर्डर्स तो नहीं कर रहा। उसके बाद पुलिस स्टेशन में उनकी एक मीटिंग होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि शेरोंग और हानसोंग दोनों मोमा कंपनी में रिसर्च ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स थे और दोनों ही यूनिवर्सिटी के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। फिर उनको एक वीडियो रिसीव होती है जिसमें कोई आदमी मोमा कंपनी के तीसरे सीईओ यूएनजी से कह रहा होता है कि वो लोग इविल लोग हैं और इस दुनिया को खत्म करने पे तुले हुए हैं। फिर कोई यूएनजी को धमकी देता है कि वो उसको भी शेरोंग और हानसोंग की तरह मौत के घाट उतार देगा और मोमा कंपनी को तबाह कर देगा। ऑफिसर्स आपस में डिस्कस करते हुए इस धमकी देने वाले आदमी को स्क्विड नाम देते हैं और डिसाइड करते हैं कि वही वो मर्डरर है जिनका उनको पता लगाना है। वो स्पेक्यूलेट करते हैं क्योंकि ये कंपनी फार्मास्यूटिकल है तो शायद इनकी मेडिसिन से किसी की जान गई होगी, जिसका रिलेटिव अब बदला लेने आया है। उन्हें ये भी पता लगता है कि कंपनी के तीनों एग्जीक्यूटिव्स के पास कलेक्टिवली 61% शेयर थे, जिनमें से 2 शेरोंग और हानसोंग के पास इक्वली 20% शेयर थे और वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अब बचा यूएनजी जिसके पास 21% शेयर है और उसे मारने की धमकियां मिल रही है। ये तीनों ही मिलकर मोमा कंपनी के की डिसीजन साथ में मिलकर लिया करते थे। अब उनका चीफ उन्हें ही तीनों केसेस को साथ में लेकर इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। उसी रात डिंची लैन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि वो कुछ दिन घर से काम क्यों नहीं करती, क्योंकि उसकी कंपनी में एक के बाद एक मर्डर्स हो रहे हैं तो उसको भी खतरा है। लैन उससे कहती है कि वो एक्सपेरिमेंट रैट को घर पे नहीं ला सकती, इसीलिए उसे ऑफिस तो जाना ही होगा और कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बड़ी मेहनत से काम करते हैं। ऐसे में वो डर के घर पे नहीं बैठ सकती और ऐसा नहीं है कि उसे धमकी मिली है, वो तो सिर्फ एक एम्प्लॉय है। डिंची फिर उससे कहता है कि उसे लैन की फिक्र हो रही थी। लैन फिर डिंची को उसके पास्ट को भुला के आगे बढ़ने को कहती है और उसे रीअश्योर करती है कि कुछ साल पहले जो भी हुआ था उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वो कहती है कि उसने ही अपनी मॉम को ग्रेजुएशन के लिए बुलाया था, तो वो हमेशा सोचती है कि काश उसकी मॉम कुछ देर बाद घर से निकलती या कुछ देर पहले। लैन कहती है लाइफ में सारी चीजें टाइम पर डिपेंड करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ डिंची और उसकी टीम एक इंटेंस कार को चेस कर रहे होते हैं। डिंची की कमांड में उसके साथी आसपास की सारी रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं स्कूल से आते बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन क्रिमिनल अपनी कार लेके एक गली में घुस जाता है। डिंची और उसकी टीम अब भागते हुए उसका पीछा करते हैं और फाइनली उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी वक्त डिंची देखता है कि उस क्रिमिनल ने एक औरत को कार से टक्कर मार के बुरी तरह
तरह से घायल कर दिया है और यही औरत लैन की मॉम होती है। इस दिन लैन का ग्रेजुएशन डे होता है और वो अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी मॉम का वेट करते हुए उन्हें कॉल कर रही होती है। डिंगजी उस कॉल को उठा के उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। अब हम लैन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो अपनी मॉम को ऑपरेशन थिएटर में जाते देखती है। कुछ देर में डिंगजी भी वहाँ पहुँच जाता है और पहली बार लैन से मिलता है। वो देखता है लैन का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जमीन पर पड़ा हुआ है। वो उस सर्टिफिकेट को ले जाके लैन को देता है और उससे माफी मांगता है कि उसे बाकी रोड्स को ब्लॉक करवाना पड़ा, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। लैन को रोता हुआ देख डिंगजी विश करता है कि आज का दिन एक लूप डे हो ताकि वो वापस जाके सब कुछ सही कर सके। वो पूरे दिन की डिटेल्स अपने बोर्ड पर ऐड करता है और रात भर यही प्रे करता है कि वो दिन रिपीट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दिन सिर्फ एक ऑर्डिनरी दिन था और वो लैन के लिए कुछ नहीं कर पाता। लैन की मॉम के साथ क्या हुआ ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता, हमें बस इतना पता है कि वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। अब हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं, जहाँ पुलिस स्टेशन में उसी केस से रिलेटेड एक मीटिंग हो रही होती है। चीफ ऑफिसर सबसे कहते हैं उन लोगों में से एक को सारा टाइम सीईओ यूएनजी को असिस्ट करते हुए उसको प्रोटेक्ट करना होगा। ये काम किसी को नहीं करना था, तो सारे ऑफिसर्स बहाना बनाने लगते हैं कि सब बिजी है। यहाँ तक कि डुएन भी झूठ कहता है कि उसे फॉर्चून बैंक में रिपोर्ट लिखनी है, जबकि वो काम उसने ऑलरेडी डिंगजी को करने बोला था। इसी आर्ग्यूमेंट के बीच डिंगजी वहाँ पहुँच जाता है और बड़े जोश से कहता है कि वो इस मिशन पे जाएगा। चीफ डिंगजी से काफी खुश हो जाता है और इस मिशन में डिवीजन 1 और 4 से और लोगों को शामिल करके डिंगजी के लिए एक टीम बनाता है। इस टीम में 3 मेल ऑफिसर्स वू सॉन्ग, हाओ शिन और काय और 2 फीमेल ऑफिसर्स यू शैन और फेंगलू होते हैं। डुएन ये देख के हैरान होता है और डिंगजी से पूछता है कि वो इतना शो ऑफ क्यों कर रहा है। डिंगजी उसे एश्योर करता है कि वो ये केस सॉल्व कर सकता है। वहीं डुएन थोड़ा जेलस हो रहा होता है कि उसके डिवीजन के सारे लोग डिंगजी की टीम में ऐड हो गए हैं और वो पीछे रह गया है। तो डिंगजी डुएन से कहता है कि उसे डिंगजी पे भरोसा करना चाहिए और फिर उसे खुश करने के लिए अपने हाथों से एक दिल बनाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मोमा कॉर्पोरेशन के गैरेज में, जहाँ डिंगजी बॉडीगार्ड बन के अंडरकवर पहुंच जाता है और डिवीजन 1 की ऑफिसर यू शैन को एक वैन दिखता है जहाँ उसके पास काफी एडवांस्ड टेक्निकल गियर होते हैं और वो चाहता है कि यू शैन उनकी हेल्प से मोमा कॉर्पोरेशन के सिस्टम टैप करे। जब डिंगजी मोमा कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग में जाता है तो यू शैन एक एक करके उस कंपनी की डिटेल उसके साथ सिक्योरिटी ईयरपीस के जरिए शेयर कर रही होती है। यू शैन से हमें पता चलता है कि 7 साल पहले मोमा के सीईओ यूएनजी ने एक रैन नाम की नई जेनेटिक टेक्नोलॉजी बनाई थी, जिसकी वजह से उसने खूब सारे पैसे कमाए थे। उसके 1 साल बाद ही मोमा बायोटेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया कि पिछले रैन टेक्नोलॉजी को उन्होंने सक्सेसफुली रैन 2 में डेवलप कर लिया है। उसी साल यूएनजी ने एक फेमस इन्वेस्टर की बेटी यूशिया से शादी कर ली। फिर डिंगजी यूएनजी से मिलता है, जो उसे अपने ऑफिस लेकर जाता है और उसे उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए थैंक यू कहता है। डिंगजी उससे पूछता है कि कोई क्यों यूएनजी और उसके पार्टनर को हार्म करना चाहेगा। यूएनजी फिर रिवील करता है कि उनकी फ्यूचरिस्टिक रिसर्च का मोस्ट रीसेंट अपडेट रैन एक्स जब मार्केट में रिलीज होगा तो उनकी जेनेटिक मेडिकेशन की वजह से काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को नुकसान होगा। यूएनजी को लगता है कि उनकी कंपनी ने इनडायरेक्टली बहुत सारे दुश्मन ऑलरेडी बना लिए हैं, इसीलिए ये जान पाना बहुत मुश्किल होगा कि उनमें से कौन किस हद तक जाके मोमा को नीचे गिराना चाहेगा। डिंगजी नोटिस करता है कि यूएनजी ने अपने ऑफिस में हांग सॉन्ग और शेरोंग दोनों के प्लेक्स रखे हुए हैं। यूएनजी एक्सप्लेन करता है कि वो इसी तरीके से अपने दोस्तों के मर्डर का शोक मना रहा है, क्योंकि पुलिस ने उसकी सेफ्टी के लिए उसे उनके फ्यूनरल में जाने से मना किया है। डिंगजी यूएनजी को इन्फॉर्म करता है कि मोमा बिल्डिंग में उसके अलावा और भी ऑफिसर्स यूएनजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए हैं, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो यूएनजी की सेक्रेटरी से मोमा स्टाफ पास लेकर कंपनी की बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़ता है। कुछ देर में वो हान सॉन्ग के बेटे हान यूफे से मिलता है, जिसके बारे में यू शैन बताती है कि वो कोई जॉब नहीं करता और सिर्फ अपने पापा के पैसे उड़ाता है। अपने पापा के मर्डर के बाद उसने कंपनी ज्वाइन करी, पर वहाँ उसकी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन उसके पास कंपनी के 20% सेकेंड लार्जेस्ट शेयर है। फिर कुछ देर बाद वो शेरोंग की बेटी टेंगशिन से मिलता है, जो मोमा कंपनी में रिसर्च इंटर्न है
है वो डिंची को पहचान लेती है, लेकिन डिंची उसे उसकी पहचान सीक्रेट रखने को कहता है। यूशेन टेंगशिन के बारे में बताती है कि भले ही वो कंपनी के लोअर लेवल पे इंटर्न है, लेकिन उसके डैड के मरने के बाद वो अब इस कंपनी की थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गई है। कुछ देर बाद डिंची लैन से लिफ्ट में मिलता है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। डिंची ऑकवर्डली उसे बताता है कि वो लैन के बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आया हुआ है। लैन फिर उसकी आईडी चेक करती है और डिंची शर्मा के उससे कहता है कि उस आईडी में फोटो थोड़ी अगली आई है। इतने में लिफ्ट खुलती है और काफी सारे लोग उसमें एंटर हो जाते हैं। डिंची फिर लैन को भीड़ से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाता है, जैसे कि वो रोज इन ऑफिस के लोगों से नहीं मिलती। लैन उसे देख के ब्लश करते हुए मुस्कुराती है, लेकिन डिंची का हीरो वाला मूवमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि एक आदमी उसके पैर पे पैर रख देता है। डिंची इरिटेट होके उसे पैर हटाने को कहता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद डिंची फिर यूएनजी से मिलता है, जो उसे अपनी वाइफ शिया से इंट्रोड्यूस कराता है। यूशेन उसे बताती है कि यूएनजी और शिया 6 साल से मैरिड है, पर उनके कोई बच्चे नहीं है। तो अगर यूएनजी को कुछ भी हो जाता है तो उसके सारे शेयर्स और बिलियंस के एसेट शिया के पास चले जाएंगे और मोमा की डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू वो 20 साल तक आराम से अच्छा खासा पैसा कमा सकती है। डिंची यूएनजी के साथ उसके घर जाता है, जहां उसे यूएनजी के घर का की कार्ड भी दिया जाता है। फिर यूएनजी उसे अपने घर का टूर कराने लेके जाता है और शिया को देख के लगता है कि वो डिंची की प्रेजेंस से खुश नहीं है। पूरे घर को देखने के बाद डिंची अपनी टीम से कहता है कि वो यूएनजी के घर के यार्ड एरिया की सर्विलेंस बढ़ा दे। उसके बाद हर दिन डिंची और उसकी टीम यूएनजी, शिया, टेंगशिन और हान यूफे को करीब से मॉनिटर करते हैं और इसी बहाने डिंची लैन पे भी अपनी प्यार भरी नजरें रखता है। इसी तरह बैकग्राउंड में रैप सॉन्ग चलते हुए 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और 11 दिसंबर की डेट आ जाती है, जहां डिवीजन 1 और 4 की टीम्स अपने दोनों चीफ के साथ बारबेक्यू डिनर करके एंजॉय करते हैं और खाने में भी स्क्विड डिश ऑर्डर करते हैं। ड्वेन वहाँ पे अपनी खुद की बड़ाई करते हुए कहता है कि उसने फॉर्चून बैंक रॉबरी में अकेले ही 5 रॉबर्स को मार गिराया था और डिंची उसे तिरछी नजरों से देखता है और कहता है कि वो अब ड्वेन को नहीं झेल सकता और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। फिर वो लैन से मिलने जाता है, वहाँ वो दोनों बातें करते हैं और डिंची उससे कहता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता लैन को ऐसे अकेले घर नहीं आना चाहिए और ना ही किसी अनजान से बातें करनी चाहिए। और फिर वो उसे उसके घर तक ड्रॉप करने जाता है। घर पहुँच के लैन उससे पूछती है कि क्या वो उससे सिर्फ इसीलिए काइंड बिहेव करता है क्योंकि वो उसकी मदर के लिए गिल्टी फील करता है, या फिर उसकी इस फिकर का कोई और रीजन है। तो डिंची फिर प्रिटेंड करता है कि उसे समझ नहीं आया कि लैन किस रीजन की बात कर रही है। ये सुन के लैन उससे गुस्से में पूछती है कि क्या उसे सच में समझ नहीं आ रहा या उसमें ये हिम्मत नहीं है कि वो ये बात समझे, और अपने घर चली जाती है। और इसी तरह से ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।